नमस्कार साथियों, अगर आपने आईटी कर रखी है और भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण टॉपिक सेल और बैटरी से जुड़े उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि रेलवे, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, लाइनमैन और यूपीपीसीएल जैसी बड़ी भर्तियों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, मानक सेल के रूप में प्रयोग किया जाता है वोल्टेज सेल, डैनियल सेल या एडिशनल सेल। तो साथियों, सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मानक सेल क्या होता है। तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं कि मानक सेल के अंतर्गत वे सभी सेल जिनका वोल्टेज लंबे समय तक अपरिवर्तित रहता है मानक सेल कहलाता है। और मानक सेल के अंतर्गत वोल्टेज सेल और डैनियल दोनों ऐसे सेल हैं जिन्हें हम मानक सेल की परिभाषा के रूप में समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, वह सेल जिसका ईएमएफ अंत तक अपरिवर्तित रहता है क्या कहलाता है। यही हमने प्रश्न नंबर 1 में पढ़ा था कि वे सभी सेल जिसका ईएमएफ या वोल्टेज लंबे समय तक या अंत तक अपरिवर्तित रहता है मानक सेल कहलाते हैं। और इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सी, मानक सेल। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, जब विद्युत धारा किसी विद्युत रासायनिक सेल में से गुजारी जाती है तो वह सेल आवेशित होता है या निरावेशित होता है या फिर शॉर्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि यह सेल आवेशित और निरावेशित दोनों ही हो सकता है, क्योंकि किस परिस्थिति की यहाँ पे बात की जा रही है इस प्रश्न में हमें पूर्ण रूप से नहीं बताया गया है। इसका कारण क्या है साथियों, जब सेल में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो सेल की प्रकृति के आधार पर सेल आवेशित भी हो सकता है और निरावेशित भी हो सकता है। अगर उस सेल को चार्जिंग पॉइंट पे रखा है तो वह सेल चार्ज हो रहा है, और उस सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ दिया तो वह सेल निरावेशित हो रहा है। दोनों ही रूपों के अंदर विद्युत सेल में से विद्युत धारा का प्रवाह जारी रहेगा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आवेशित और ऑप्शन बी निरावेशित दोनों ही सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, निकल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है। तो साथियों, एक सेल जिसकी धनात्मक प्लेट बनी होगी किसकी, निकल हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए निकल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट बनती है निकल OH4 निकल हाइड्रोक्साइड, तथा ऋणात्मक प्लेट इसकी किसकी बनी होती है, Fe या फिर लोहे की बनी होती है। तो ये प्रश्न आप ध्यान में रखना। अगला हमारा प्रश्न है, एक सीसा संचायक सेल में तनु H2SO4 तथा आसुत जल का अनुपात क्या रहेगा। यहाँ पे तनु H2SO4 को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं। तो एक सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल और आसुत जल का जो अनुपात होता है वो क्या रहता है, 1:3 रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। एक लेड एसिड बैटरी या सीसा संचायक सेल में
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अगर 1 अनुपात में है तो उसका 3 गुना उसमें आशुद्ध जल मिलाया जाएगा। यही इसका सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एक डेनियल सेल में क्या होता है? तो हमें पूछा है, तो सबसे पहला ऑप्शन है एक डेनियल सेल में ध्रुवाच्छादन दोष होता है। जी नहीं, एक डेनियल सेल में ध्रुवाच्छादन दोष कभी भी नहीं होगा। इसके अलावा बात की जाए, ऑप्शन बी दे रखा है ऋणात्मक प्लेट कॉपर की बनी होती है। यह भी गलत है, क्योंकि डेनियल सेल की ऋणात्मक प्लेट ZnSO4 अर्थात जिंक सल्फेट की बनी होती है। यह भी ध्यान रखना। ऑप्शन सी दे रखा हाइड्रोजन के बुलबुले जमते हैं। जी नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन के बुलबुले नहीं जमते, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक प्लेट की वजह से कॉपर सल्फेट का निर्माण, कॉपर है जो कि धनात्मक प्लेट पे जमने स्टार्ट हो जाती है। तो ये तीनों ही कारण एक डेनियल सेल में नहीं होते। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, लेग्लासी सेल तथा डेनियल सेल किसके उदाहरण हैं? दोनों ही शोषक सेल हैं, या फिर दोनों ही द्रव्य सेल हैं, या फिर एक शोषक या एक द्रव, या एक द्रव दूसरा शोषक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेग्लासी सेल और डेनियल सेल में दोनों ही सेलों में द्रव्य इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। इसकी वजह से इन्हें द्रव्य सेल या फिर गीले सेल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एक सेल में धारा भारी परिपथ में क्या होगी? तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास एक सेल है, एक सेल में 2 टर्मिनल है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब बाह्य परिपथ की बात की जाए साथियों, तो यहाँ पे धारा गमन करती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। वहीं साथियों जब बात की जाए एक सेल के अंदर, तो धारा गमन करती है ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है एक सेल में धारा भारी परिपथ में धनात्मक से ऋणात्मक की ओर गमन करेगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। अगला हमारा प्रश्न है, एक आदर्श अवस्था में या आदर्श स्थिति में बैटरी 200 एम्पीयर हावर की आवेशन धारा का मान क्या होगा? तो साथियों यहाँ पे 200 एम्पीयर हावर की एक बैटरी है जिसका चार्जिंग धारा का मान पूछा है, और बैटरी भी क्या है? आदर्श है। तो आदर्श रूप में एक लेड एसिड बैटरी या दूसरी बैटरी जिसकी एम्पीयर आवर क्षमता 200 एम्पीयर हावर है, तो उसकी चार्जिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 10% प्रति घंटा की रफ्तार से। तो साथियों 200 का 10 कितना हो गया? 20। तो 20 एम्पीयर चार्जिंग धारा का मान रहेगा। वही बात की जाए साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, वही बैटरी 200 एम्पीयर हावर की है और वह सामान्य स्थिति के अंदर है। तो सामान्य अवस्था के अंदर जो बैटरी की चार्जिंग करंट है वो 10% से बढ़कर 11% तक हो जाती है। तो उसकी चार्जिंग धारा है उसका मान भी क्या हो जाएगा? 20 से 22 एम्पीयर बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न भी यही है, सामान्य स्थिति के अंदर 200 एम्पीयर हावर की बैटरी का आवेशन धारा 20 से 22 एम्पीयर हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, 1 एम्पीयर किसके तुल्य है? तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 एम्पीयर यहाँ पे बात की गई है साथियों एम्पीयर हावर की। तो 1 एम्पीयर हावर किसके तुल्य है यहाँ पे ये पूछा गया है।
तो 1 एम्पियर को हम किसके कह सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड भी कहा जा सकता है। तो 1 कूलाम प्रति सेकंड गुणा में घंटा हमें पूछा है, तो 60 घंटे को जब मिनट में और सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुणा 60 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3600। तो यहाँ पे सेकंड से सेकंड कट जाएगा, बच गया क्या कूलाम। तो 1 एम्पियर हावर 3600 कूलाम के बराबर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एक शीशा संचायक या लेड एसिड बैटरी में 15 प्लेटें हैं, तो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ऋणात्मक प्लेटों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला बता देता हूँ। n टोटल प्लेटों की संख्या प्लस में 1/2 बराबर, यहाँ पे 15 है, 15 में 1 जोड़ा 16/2 बराबर। ऋणात्मक प्लेटों की संख्या कितनी आ गई 8 आ गई, और धनात्मक प्लेटों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7। टोटल प्लेटें कितनी है 15। अब इसका मूल कारण क्या होता है, तो लेड एसिड बैटरी या दूसरी जो बैटरियां हैं उसमें धनात्मक प्लेटों पर सल्फेशन दोष अधिक हो जाता है। तो जो बैटरी के बाहरी सिरों की तरफ है ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव इसलिए रखी जाती है, उनके बीच में पॉजिटिव रखी जाती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि जब धनात्मक प्लेट हैं उनको सल्फेशन दोष से रोका जा सकता है, और सल्फेशन दोष को रोकने की स्थिति में ही धनात्मक प्लेट की तुलना में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या एक अधिक रखी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी 8। अगला हमारा प्रश्न है, एक शीशा संचायक सेल का ईएमएफ कितना होता है। एक लेड एसिड बैटरी का ईएमएफ कितना होता है साथियों 2.2 वोल्ट होगा। उसके बाद एक शीशा संचायक सेल की डिस्चार्ज वोल्टेज कितनी होगी, या डिस्चार्जिंग रेटिंग होगी वोल्टेज होगी 1.8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अगला और आज के क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, एक शीशा संचायक सेल की दक्षता या लेड एसिड बैटरी की दक्षता कितनी होती है। तो दक्षता मैक्सिमम से मैक्सिमम 90% इसकी दक्षता होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। आज की महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हमने लेड एसिड बैटरी या सेल और बैटरी टॉपिक से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल ITA एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।